नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 20 अप्रैल 2020 का समाचार विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख समाचारों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के साथ साथ उससे संबंधित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। अगर हम पहले यहाँ पर न्यूज लेते हैं, ई कॉमर्स फर्म्स कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। देखिए, आप जानते हैं जो दूसरा हमारा लॉकडाउन का पार्ट है, जिसको 3 मई तक के लिए सरकार के द्वारा भारत में लगाया गया है, तो यहाँ पर सरकार ने यह कहा था कि 20 अप्रैल तक यानी 14 अप्रैल के बाद से जो दूसरा लॉकडाउन का जो चरण शुरू हुआ है, उसमें 20 अप्रैल यानी जो पहला हफ्ता था, उसके बाद अगर स्थितियां नियंत्रण में रहती हैं तो जो नॉन हॉटस्पॉट एरिया है, मतलब जहां पर कोरोना वायरस का बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, उन क्षेत्रों में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को एक तरह से करने की अनुमति दी जाएगी। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करती हैं, या आप कह सकते हैं ऑनलाइन जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमेजन है या आपका ग्रोफर्स है, या अगर हम बात करें ओला उबर, इस तरह की जो कंपनियां हैं ई कॉमर्स के पार्ट में अगर आप देखें तो जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या इस तरह के अन्य जो प्लेटफॉर्म है, उनको कार्य करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन था कि आवश्यक वस्तुएं केवल की जा सकती हैं या सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार कर सकती हैं। तो सरकार ने यहाँ पर कहा है कि वो नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी वस्तुएं उनकी सप्लाई अभी नहीं कर सकती हैं। केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं, एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी है, उनको एक तरह से इनके द्वारा आपूर्ति किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध के साथ सरकार ने काम करना एक तरह से अलाउड किया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मजदूरों की अगर हम बात करें तो किसी एक राज्य के अंदर अगर कोई मजदूर है तो राज्य के अंदर किसी भी परिवहन के साधन का जो एक तरह से शुरू किए जाएंगे 20 अप्रैल के बाद, उनका उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, इसको आप अंतरराज्यीय एक तरह से परिवहन कह सकते हैं, वो अभी अलाउड नहीं किया गया। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में गति करना अभी मजदूरों के लिए या जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। केवल राज्य के अंदर वो एक तरह से गति कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखें कि उन क्षेत्रों में जो कि एक तरह से ऐसे एरिया हैं जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है और जहां 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी सहूलियतें दी जाएंगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ये जो छूट दी जा रही हैं, ये जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं या जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर एक तरह से नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहां पर 3 मई तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो भारत सरकार ने राज्यों को भी एक तरह से छूट दी है कि 20 अप्रैल के बाद जो भी नॉन हॉटस्पॉट एरियाज हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो भी गतिविधियां करने की छूट है वो राज्य सरकारें अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो ये छूट केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दी गई है कि वो अपने एक तरह से आधार पर देखें कि राज्य में जहां पर इस तरह के हॉटस्पॉट नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की गतिविधियों को उनके द्वारा अलाउड किया जाएगा। तो ये जो सरकार के द्वारा एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी कोशिश ये है कि कम से कम एक राज्य के अंदर जो मजदूर हैं उनको कार्य प्राप्त हो सके दोबारा, और साथ साथ कुछ छोटे स्तर पर जो व्यापारिक गतिविधियां हैं जैसे ई कॉमर्स का पार्ट है वो एक तरह से शुरू हो पाए, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर वस्तुओं की आपूर्ति करने के एक प्रमुख स्रोत के रूप में ई कॉमर्स कंपनियां कार्य कर रही हैं। तो सरकार जो स्थितियां हैं उसको एक तरह से नियंत्रण में और साथ साथ आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई जो अभी कम लग रही है उसको नियंत्रित करने के पार्ट पर कार्य कर रही है। और सरकार की कोशिश ये है कि जो सामान्य स्थिति थी उसको धीरे धीरे एक चरण से दूसरे चरण की अवस्था में लाते हुए लाया जाए, क्योंकि अचानक ही लॉकडाउन को समाप्त करना या पूरी तरह से लॉकडाउन करना वर्तमान स्थितियों में काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत सा हमारा आबादी का ऐसा पार्ट है जो निचले स्तर पर रहता है, जिसको खाने पीने की जो डेली की आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो उन आवश्यकताओं को किस तरह से एक तरह से उनको पहुंचाया जाए, या उनके जो रोजगार हैं कुछ साधन उनको दिए जाएं, या ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। तो ये सब करके सरकार जो गरीब वर्ग है उसको जो समस्याएं पहले लॉकडाउन में हुई थी उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहती है। उसी के साथ साथ सरकार की कोशिश है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें दवाएं भी शामिल हैं या अन्य जो उत्पाद हैं उनका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाया जाए। खास तौर पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसको सरकार तेजी से ऊपर लाना चाहती है, क्योंकि वर्तमान जो कोरोना वायरस का प्रभाव है उसमें
चाहे हम दवाओं की बात करें या उपकरणों की बात करें या जो टेस्टिंग करने की जो किट है, इन सब का कहने के उत्पादन बड़े पैमाने पर करना होगा। तो उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल उद्योग को एक तरह से आधे से अधिक क्षमता के ऊपर कार्य करने के लिए तैयार करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये सारी जो सरकार के द्वारा छूट दी जा रही हैं, ये इसी कड़ी में है कि अर्थव्यवस्था को एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्ट ऑफ होप विद ए गेम चेंजिंग वैक्सीन। देखिए, जब हम बात करते हैं वैक्सीन, तो यहाँ पर हम वैक्सीन का मतलब हमारे लिए सोशल वैक्सीन से है, यानी सामाजिक एक तरह से वैक्सीन से यहाँ पर मतलब है कि कोई भी अगर महामारी जैसी स्थिति है या कोई अन्य समस्या इस तरह से आई है, तो उसमें किस तरह से सामाजिक वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, तो सामाजिक वैक्सीन का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह के सामाजिक और व्यवहारात्मक उपाय होते हैं, सामाजिक व्यवहारात्मक उपाय होते हैं जिनके माध्यम से स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक स्थितियां हैं उसके बारे में एक तरह से लोगों को सूचनाओं को दिया जाता है और लोगों को एक तरह से एकत्रित किया जाता है या उनको मोबिलाइज किया जाता है कि कोई भी इस तरह से स्वास्थ्य संबंधी जो सूचना है, जो कहीं ना कहीं अगर उनको पहुंचेगी तो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा अच्छी एक तरह से अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ये एक तरह से सामाजिक वैक्सीन कहलाता है। इसमें समाज और जो हमारे व्यवहार हैं उन दोनों में एक तरह से परिवर्तन कराने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप देखें, वर्तमान में जो कोरोना वायरस के लिए सरकार की मुहिम है, उसमें आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ हैंड वॉश करना, यानी क्रमिक रूप से और जल्दी जल्दी हाथ धोना और साथ साथ सामाजिक दूरी रखना, ये दो प्रमुख रूप से सरकार ने साधन बताए हैं जिससे कोरोना वायरस का जो प्रभाव है उसको न्यूनतम किया जा सकता है। तो ये वर्तमान में सामाजिक वैक्सीन का पार्ट है जिसे हमारे यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। सामाजिक वैक्सीन में जब हम बात करते हैं तो एक जो प्रमुख हिस्सा आता है वो आता है सामाजिक एकता, या इसको आप सामाजिक एकत्रीकरण भी कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोशल मोबिलाइजेशन। तो जब तक आप लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे, यानी किसी कार्य के लिए लोगों को एक तरह से प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक वैक्सीन का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो टीवी के माध्यम से जो भी संदेश दिए गए, उससे कहने के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जो भी 2 लॉकडाउन घोषणा की गई उसका बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा बहुत नियम कानून से एक तरह से पालन करने के प्रयास भी किए गए। तो ये कहने के एक तरह से सामाजिक जो मोबिलाइजेशन एकत्रीकरण है उसका एक यहाँ पर उदाहरण देता है। तो आप सामाजिक वैक्सीन का जो पार्ट है वो तभी अपना सकते हैं जब आप सामाजिक एकत्रीकरण करते हैं, क्योंकि आप जब सामाजिक एकत्रीकरण करते हैं तो इससे राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री के लॉकडाउन या उसके पहले भी अगर आप देखें कि जो भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक तरह से सलाह दी या उनसे जो आशाएं रखी, लोगों ने उस पर पूरी तरह से कार्य करने का काम किया। तो इससे राजनीतिक जो इच्छा शक्ति वो मजबूत होती है कि अगर कोई महामारी जैसी स्थिति जैसा वर्तमान में है तो उसको हल करने के लिए हम कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, जैसे पूरी तरह से किसी इलाके को सील कर देना। तो जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा आप किसी क्षेत्र को सील नहीं कर सकते हैं। केवल प्रशासन अगर इसमें साथ दे, अगर ऐसा आप कर पाएं तो ये संभव नहीं है। प्रशासन को, जो जनता है, उसका सहयोग चाहिए। तो जो सामाजिक मोबिलाइजेशन होता है तो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है वो भी एक तरह से क्या होती है, मजबूत होती है। और महामारी जैसी अवस्थाओं में बड़े जो निर्णय होते हैं जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, वो निर्णय लेने में हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति हमें मिलती है तो समाज के हित में एक तरह से कार्य भी किए जाते हैं। जैसा कि अगर आप लॉकडाउन के पार्ट पर देखें, लॉकडाउन की स्थिति से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, ये इस बात को सभी मानते हैं। लेकिन अगर आप इसके बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से हमारे यहाँ कोरोना वायरस का जो प्रसार था उसको बड़े पैमाने पर रोकने में मदद मिली है। लॉकडाउन से पहले अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोरोना वायरस के जो केस हैं वो डबल होने में केवल 3 दिन लग रहा था। वर्तमान में यह आंकड़ा 6 दिन के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लॉकडाउन का प्रयास है वो एक तरह से सफल होते दिख रहे हैं। तो ये समाज के हित में राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी कार्य कर पाएगी जब सामाजिक एकत्रीकरण होता है, और ये सामाजिक वैक्सीन का एक तरह से प्रमुख हिस्सा है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति आती है समाज के लिए कार्य करने के लिए, तो सरकारें भी एक तरह से प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक जो नीतियां हैं उनका निर्माण करती हैं। प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक नीतियां बनाती हैं
और एक नियंत्रण जो तंत्र है उसको कठोरता से लागू करती हैं। प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीतियां और साथ साथ नियंत्रण तंत्र यानी कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म है, ये दोनों जब मिलते हैं एक तरह से, तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में जो वितरण है वो समानता में आ पाता है। अगर सरकार प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक नीति अपनाती है और नियंत्रण को भी मजबूत रखती है। उसी के साथ साथ बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं यानी जो बीमार हैं उनकी संख्या भी घटाने में सरकार को मदद मिलती है। इसी के साथ साथ आप देखें वर्तमान जो महामारी जैसी स्थिति है, यहाँ पर कोई भी जो सूचना सरकार प्रचारित करना चाहती है, बताना चाहती है, उसका सही तरीके से पहुंचना ये लोगों तक आवश्यक है। कोई अफवाह या रूमर है वो ना पहुंचे, ये एक तरह सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सूचना और जो भी सरकार सावधानियों की बात कर रही है, तो सूचना के रूप में जो भी सावधानियां हैं उनको लोगों तक सटीक रूप में पहुंचाना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आवश्यक पार्ट है। और इसको करने के लिए सरकार का जो भी सूचना तंत्र है यानी जो एक तरह से प्रचार तंत्र है उसका उपयोग किया जाता है। तो प्रचार तंत्र वो चाहे टीवी का माध्यम हो सकता है या आपका रेडियो का माध्यम हो सकता है या अन्य तरीके से सरकार के द्वारा एक तरह से किसी छोटे इलाके में पब्लिक अनाउंसमेंट के द्वारा भी इन तरह की जो सूचनाएं और सावधानियां हैं वो बताई जा सकती हैं। तो प्रचार तंत्र का भी मदद लेकर सरकार इस तरह से लोगों तक अपनी जो बात है वो पहुंचा सकती है। और अगर सरकार की बात पहुंच रही है और लोग एक तरह से सरकार के लिए पूरी तरह समर्पित या मोबिलाइज हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रचार का एक सकारात्मक फायदा होता है और इससे कहीं ना कहीं जो व्यवहार है लोगों की उनमें परिवर्तन करने में हमें मदद मिलती है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों के द्वारा फॉलो करना, अगर घर से बाहर निकलकर कुछ सामान लेने भी जा रहे हैं तो एक उचित दूरी बनाकर लोग सामान ले रहे हैं, अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रचार तंत्र है, सरकार की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के साथ पुलिस या प्रशासन के लोगों को नहीं लगा सकते हैं कि वो नियम कानून का पालन करें, जब तक कि आप व्यवहारात्मक परिवर्तन लोगों में नहीं लाएंगे, एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे या उनका जो बिहेवियर उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को लोगों का जो विश्वास है वो जीतने की आवश्यकता रहती है और वो जीतने के लिए सरकार में सामाजिक आर्थिक और जो नियंत्रण तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए। तो अगर नीतियां प्रगतिशील हैं और नियंत्रण तंत्र अच्छा है तो सरकार का जो प्रचार तंत्र है या जो सरकारी सूचनाएं हैं उनको व्यवहार में परिवर्तित करना या लोगों के द्वारा उसका पालन कराना वो काफ़ी आसान होता है। और ये वर्तमान कोरोना वायरस के पार्ट पर भी कुछ प्रभाव दिख रहा है या आगे भी अगर इस तरह की आपातकालीन स्थितियां हैं तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप इसके पहले देखें तो वैश्विक स्तर पर आप अगर HIV की बात करें तो HIV एक बड़ी महामारी के रूप में 80-90 के दशक में आया। अगर आप देखें तो HIV के बारे में जो जानकारी है वो 1920 के आसपास ही थी कि ये चिंपैंजीज के माध्यम से मनुष्यों में पहुंचा अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके बारे में जो एक तरह से अंदाज या अनुमान लगाने की बात है कि ये एक बीमारी का हिस्सा है, ये 1981 में ही जाकर एक तरह से पूरा हुआ और 1985 में इसे महामारी घोषित किया गया। अब इस HIV एड्स के पार्ट पर नियंत्रण करने के लिए जो काम थाईलैंड और युगांडा में किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो थाईलैंड और युगांडा में जो भी कार्य किया गया इसको रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं जो सोशल वैक्सीन है उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। क्योंकि ध्यान रखें HIV एड्स के साथ बहुत सारी एक तरह से कह सकते हैं अफवाहें भी जुड़ी हुई थी या कुछ ऐसी स्थितियां भी थी कि उनका समाज से पूरी तरह बहिष्कार कर दिया जा रहा था। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित थे तो उनका इलाज करने में बहुत सारे जो डॉक्टर या नर्स हैं वो आगे नहीं आते थे या माना जाता था कि संपर्क में आने से ये एक तरह से फैलता है, तो कुछ इस तरह के भ्रम फैले हुए थे। तो उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रचार तंत्र है उसकी आवश्यकता थी। फिर लोगों को जब ये आशा दी गई कि कुछ इस तरह की दवाइयां हैं कि लोगों की मृत्यु जो होती है उसको रोका जा सकता है और वो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन दवाओं के माध्यम से व्यतीत कर सकते हैं, तो इस तरह की जो संभावनाएं HIV एड्स में आई, इसने कहीं ना कहीं HIV एड्स को महामारी की स्थिति से एक तरह से नीचे लाया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब महामारी की अवस्था आती है तो वहाँ पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं जो सोशल वैक्सीन है उसका हिस्सा एक तरह से उपयोग किया जाता है और इसके लिए सरकार यानी जो राजनीतिक एक तरह से इच्छा शक्ति का हिस्सा है और जो जनता है उन दोनों के बीच में सामंजस्य या सहयोग बड़े पैमाने पर एक तरह से होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में आप देखें कि हमारे यहाँ सोशल वैक्सीन कैसे लागू हो सकती है, तो सरकार को कोशिश ये करनी है। वर्तमान समय में अगर सोशल वैक्सीन की बात करें तो जो हमारी राजनीतिक एक तरह से नेतृत्व है,
चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि जो टेस्टिंग है वो तेजी से और बड़े पैमाने पर किया जाए। उसी के साथ साथ जो एक तरह से बेसिक जरूरतें हैं, जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जो सबसे एक तरह से दबा कुचला या सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग हो सकता है, जो गरीब वर्ग है, उसको आर्थिक मदद और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। इसी के साथ साथ लोगों को एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक एक तरह से समर्थन होता है वो प्रदान किया जाए। मनोवैज्ञानिक मदद देने के साथ साथ ये करना चाहिए कि वर्तमान जो महामारी है वो किसी विशेष धर्म के लोगों से संबंधित है या विशेष समुदायों के कारण फैल रही है या उसका विस्तार हो रहा है, इस तरह की जो बातें उनको भी एक तरह से रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये महामारी को रोकने में जो सरकारी प्रयास है उनको एक तरह से झटका दे सकता है। तो इसका कम्युनलाइजेशन यानी सांप्रदायिकता का हिस्सा इसके साथ न जुड़े। तो ये महामारी को रोकने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास हैं जो सरकार को करने होंगे। उसी के साथ साथ जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आसानी से उपलब्ध कराए जाए जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो इलाज उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ सफाई की बात करें, सैनिटेशन या जो परिवहन है या अन्य जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको क्रमिक रूप से किस तरह से आगे बढ़ाना है या वापस पटरी पर लाना है, उसके लिए सरकार जनता के सहयोग के साथ ही काम कर सकती है। इसी तरह से जब लोगों को एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग में लाया जा रहा है या क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखा जा रहा है तो उनकी जो प्राइवेसी है, जो डिग्निटी है, उसका भी ध्यान रखा जाए। कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से प्रभावित है तो उसके परिवार या जो निकट संबंधी हैं उनमें एक तरह से विश्वास की भावना जगाना कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो इलाज होकर वापस आएगा तो वो एक तरह से आगे कोई नुकसान परिवार में बीमारी को फैलाने के रूप में नहीं करेगा। तो इस तरह का ट्रस्ट जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक लोग आगे बढ़कर जो कोरोना वायरस के जिसमें किसी तरह के लक्षण हैं या वो पीड़ित हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर एक भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति बचा है जो टेस्टिंग में नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, वो इसको समुदाय के पार पर आगे विस्तारित कर सकता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ट्रस्ट है वो एक तरह से बनाने की आवश्यकता है। और इस तरह के ट्रस्ट बनाने में जो बड़े सेलिब्रिटी हैं वो चाहे फिल्म जगत से जुड़े हैं या अन्य सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं या कोई बड़े धर्मगुरु हैं, वो भी अगर इस मामले में अपनी बात को कहते हैं और विशेष समुदाय या विशेष वर्ग जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो अगर उनको फॉलो करता है तो सरकार के लिए ये बातें एक तरह से मनवाना काफ़ी आसान है। तो ये सब उपाय करके सरकार वर्तमान स्थिति में भी सोशल वैक्सीन का उपयोग करते हुए जो कोरोना वायरस का प्रभाव है इसको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कार्य कर सकती है। इसी संबंध में हमारा एक मेंस का क्वेश्चन है, सामाजिक वैक्सीन से आप क्या समझते हैं? महामारी की रोकथाम में इसके उपयोग समझाइए। तो सामाजिक वैक्सीन का सिंपल सा मतलब यही है कि सामाजिक एक तरह से और जो व्यवहारात्मक उपाय हैं उनके माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो परिवर्तन है जब वो कराने का प्रयास किया जाता है तो वो सामाजिक वैक्सीन कहलाता है। और इसकी रोकथाम में इसका उपाय किस तरह से हो सकता है? तो आप ये बता सकते हैं कि लोगों का सहयोग एक तरह से प्राप्त करना। अगर सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी सावधानियां हैं या लोगों को सरकार के पास कब पहुंचना है इलाज के लिए, वो सारे एक तरह से नियमों को लोग पालन नहीं करेंगे। तो रोकथाम में जो सामाजिक वैक्सीन है वो बड़े पैमाने पर उपयोग लाई जा सकती है। तो आप 250 शब्दों में से लिख सकते हैं। और सोशल इश्यूज सामाजिक विषय के पार्ट पर है तो ये जीएस के आपके फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बने। फोकस ऑन द कर्व रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट थ्रू एक्यूरेट डाटा। तो अगर हमें जो एक तरह से इस बीमारी का बढ़ता हुआ जो वक्र है उसको एक तरह से रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी हॉटस्पॉट है उनका पता लगाया जाए, उनको एक्यूरेट डाटा के साथ देखा जाए कितने लोग एक तरह से पीड़ित हैं या कौन कौन उनके संपर्क में आया है। जब तक हम ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे हम पूरी तरह से इसको नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अभी अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो उनके द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है और ये एक तरह से जो 17 अप्रैल के पार्ट पर 2 दिन का समय यानी 16-17 की अगर हम बात करें तो 48 घंटे की जो साइकिल 17 अप्रैल को खत्म हुई है उसमें उनका कहना है नए केस आने की जो दर है उसमें कमी आई है और वो 16% हुआ है। यानी इसके पिछले अगर हम बात करें यानी अगर हम देखें यहाँ पर 14 और 15 तो 14-15 में जो 48 घंटे का हिस्सा था यहाँ जो ग्रोथ रेट थी वो 28%। और जबकि 16-17 की बात करें जो 48 घंटे का 2 दिन का समय है यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो घटकर रह गई है 16%। तो ये काफ़ी एक तरह से सकारात्मक परिणाम है।
लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो टेस्ट हो रहे हैं, जो परीक्षण किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसके काफ़ी जो टेस्ट उनकी संख्या को बढ़ाया गया है और इस कारण से आप देख रहे हैं कि केस ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आ भी रहे हैं। लेकिन अगर इसकी तुलना में देखें तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दो बड़े राज्य हैं जो अधिक जनसंख्या वाले हैं, लेकिन इन राज्यों में टेस्ट जो किए जा रहे हैं वो दिल्ली की तुलना में कम है। अगर हम 10 लाख की आबादी पर टेस्ट की बात करें तो 10 लाख पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, उस मामले में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दिल्ली से कम है। लेकिन जब हम केस की बात करें तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो केस बाहर आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जहां जितने टेस्ट किए जाने हैं वो उतने टेस्ट वहां पर नहीं हो रहे हैं। अगर हम केरल का यहाँ पर एक उदाहरण देखें तो केरल ने यहाँ पर लोगों को टेस्ट करना, उनको ट्रेस करना, उनको क्वारंटाइन में डालना और उनको एक तरह से अच्छी तरह से उनका इलाज करना और नए लोगों में इसका फैलाव ना हो पाए, इसको सबसे मजबूती से एक तरह से किसी राज्य ने रोका है तो वो केरल है। और केरल में आप ध्यान रखें कोरोना वायरस का पहला केस भी आया था, तो उन्होंने काफ़ी मजबूती से अपने आप को एक तरह से रोक कर रखा है और केसेस बड़ी संख्या में वहाँ नहीं बढ़े। जैसा आप देखें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ साथ सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोरोना वायरस के केस हैं उनकी संख्या अधिकतम उन क्षेत्रों में हो रही है जहां पर आर्थिक उत्पादन ज़्यादा है, या कह सकते हैं जो उच्च आर्थिक गतिविधियों वाले राज्य हैं, या दूसरा हिस्सा कि वहां पर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां टॉप के 3 सबसे बड़े राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। तो सरकार को ये भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 18 अप्रैल के आंकड़े की बात करें तो एक दिन के अंदर ही 2154 नए केस भारत में दर्ज किए गए। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार के द्वारा जो 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट देने की बात है, जो गैर हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पर जो भी छूट दी जाए उनको एक तरह से ध्यान रखा जाए या उनका सही तरीके से पालन किया जाए और वहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के सिस्टम है यानी जन स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको मजबूत रखा जाए, क्योंकि नए इलाके में इसका फैलाव रोकना ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ आप देखें कि जो कोरोना वायरस का पार्ट है इसके साथ काफ़ी अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं कि जो व्यक्ति इससे अपना इलाज करवाकर पूरी तरह सही हुआ है उसमें दोबारा इसके सिम्टम देखे गए हैं और वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। चाइना में, वुहान में इस तरह के कई केस हुए हैं। तो जो लोग यहाँ पर सही होकर जा रहे हैं उनको भी एक तरह से ट्रेस करना या उनके कांटेक्ट को बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर भविष्य में उनमें पुनः इस तरह के कोरोना वायरस का केस आता है तो वो उसका फैलाव ना कर पाए, ये रोकने के लिए सरकार को एक तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें तो HIV जो आपका रोग था उससे संबंधित जो भी टेस्ट थे वो बहुत तेजी से, अगर हम 2 दशक पहले देखें तो वो बढ़े, कारण लोगों को एक तरह से ये उम्मीद जगी और वो एक तरह से इसके लिए श्योर हो गए कि इस बीमारी का अच्छे से इलाज किया जा सकता है और इसके जो टेस्ट है वो आसानी से कराने के लिए हम कहीं नज़दीकी स्थान पर पहुंच सकते हैं। और जो भी इससे एक तरह से, अगर मान लीजिए किसी को HIV पॉजिटिव निकलता है तो समाज में उसको पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया जाता है या उसको स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होता है उसका, और साथ में उसको लेकर किसी तरह की अफवाह नहीं रहती या समाज में पूरी तरह से उसको अलग थलग नहीं किया जाता है। जैसे इस तरह के भी कुछ केसेस हैं कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को जब वो गांव के क्षेत्रों में या अपने रहने के इलाकों में वापस गए तो वहां पर उनको एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के किसी लक्षण से ग्रसित है तो वो बाहर आने से डरता है, उसे लगता है कि वो इस तरह की घटना का शिकार हो सकता है। तो सरकार अगर इस तरह की सुविधाएं बनाती है, लोगों को एक श्योरिटी देती है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट कराने वालों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। और अगर इसमें हम संख्या को बढ़ा पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो छिपे हुए केसेस हैं उनको ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक हम छिपे हुए केसेस को बाहर नहीं निकालेंगे, जो तीसरा चरण है जो कम्युनिटी स्प्रेड कहलाता है, समुदाय में जो विस्तार है, उसको रोक पाना उतना आसान नहीं है। तो आने वाले समय के पार्ट पर हम देखें, यानी आने वाले समय में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक गतिविधियों को कुछ स्तर पर प्रारंभ करें, लेकिन उसी के साथ साथ वो टेस्टिंग और ट्रेसिंग, जियो फेंसिंग, इस तरह के जो साधन हैं, लोगों पर सर्विलेंस, वो मजबूत करके रखें, जिससे कि इसका विस्तार जो सामुदायिक चरण है उसमें नहीं हो पाए। इकोनॉमी इन लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की अवस्था में विश्व के लगभग कह सकते हैं सबसे
मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लॉकडाउन की अवस्था में है। वो चाहे चीन की बात करें या भारत की या अमेरिका या इटली, स्पेन, जर्मनी, क्रमिक रूप से वहां कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से ग्रसित है। और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जो एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है ग्रोथ का, उसमें काफी कमी लाई जा रही है। अगर आप देखें तो IMF का कहना है कि 1930 के दशक में जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जाता है, उससे भी शायद स्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि जनवरी में वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसको 6.3% के आसपास माना गया था। इसमें 3% की कमी की गई है, अब माना जा रहा है कि 3.3%। तो ये तो वर्तमान अनुमान लगाया गया है। अगर कोरोना वायरस का प्रभाव और विस्तारित होता है तो हो सकता है ये जो दर है वो और तेजी से नीचे घटे। अगर आप देखें तो ये जो तेजी से यहाँ कमी आ रही है, ये कमी 2008-9 का जो वैश्विक आर्थिक संकट था, जो अमेरिका, यूरोप में बैंकिंग सिस्टम के अचानक ही दिवालिया होने से शुरू हुआ था, उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में 0.1% का एक तरह कॉन्ट्रैक्शन या कमी आई थी। तो उसकी तुलना में भी ये काफी बड़ा एक तरह से अर्थव्यवस्था में एक समस्या दिख रही है। चीन के बारे में अगर हम देखें तो IMF की जो अध्यक्षा हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उनके द्वारा जो प्रेडिक्शन है वो किया गया था कि चीन की अर्थव्यवस्था 5.6% से एक तरह से ग्रो करेगी, लेकिन पिछले हफ्ते ही जो चीन की विकास दर है उसको IMF ने एक तरह से नीचे लाया है और 1.2% की जो विकास दर है वो बताया गया है। क्योंकि चीन में औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें या जो लोगों के द्वारा खरीद की जा रही है, यानी खुदरा जो बिक्री हो रही है और जो निवेश है, इसमें बहुत तेजी से कमी आई है। तो इस सब ने मिलकर एक तरह से चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नकारात्मक स्थिति में एक तरह से लाया है। तो यहाँ 1.2% की जो ग्रोथ रेट है वो एक तरह से IMF के द्वारा चीन के लिए बताई जा रही है। चीन अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का पार्ट है। उसी के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अगर उसकी अर्थव्यवस्था में एक तरह कमजोरी आती है तो वैश्विक स्तर पर जो विनिर्माण के उत्पाद हैं उनकी आपूर्ति में कमी आएगी। अगर आपूर्ति में कमी आएगी तो उत्पादों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अगर मूल्य वृद्धि होगी तो ये मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा और विकासशील और अल्पविकसित जो देश हैं उनके ऊपर इसका सबसे अधिक दबाव पड़ेगा। अगर हम भारत के लिए बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी में जो विकास दर भारत के लिए सोची थी 5.8%, उसको घटाकर 1.9% कर दिया है। तो हमारी स्थिति भी अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा सुधरी अवस्था में नहीं है। यहाँ पर एक जो प्रमुख समस्या ये दिख रही है कि आने वाले समय का, यानी जो आधा आगे वाला हिस्सा है, बचे हुए जो आपका वर्ष का पार्ट है 2020 की बात करें तो कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होने के कारण आर्थिक गतिविधियां जो एक तरह से वापस पटरी पर आएंगी। तो IMF का मानना है कि ये जो कमी पहले की है उसको एक तरह से शायद पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल कंजर्वेटिज्म, यानी एक तरह से राजकोषीय संरक्षणवाद पर अपने आप को न ले आए, यानी जो खर्च करने की स्थिति है उसमें एक तरह से वो नियंत्रण करने का प्रयास ना करें और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को देखकर ही खर्च करें। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बाहरी अर्थव्यवस्था में बड़ा निवेश करती है, लेकिन अगर वो निवेश सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में रह गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो सकती हैं। और ये बात IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उनके द्वारा भी कही गई है। यहाँ गीता गोपीनाथ का कहना है कि ग्रेट डिप्रेशन के समय जो वहां पर एक तरह से गलतियां की गई उसको दोहराने की हम यहाँ पर, या इसको दोहराएं ना, क्योंकि उस समय यही किया गया कि जैसे ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति खत्म हो रही थी तो दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उन्होंने अपना जो बजट घाटा है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया और इस कारण से उनकी अर्थव्यवस्थाएं और ज्यादा एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति में या कमजोरी में चली गई। तो जहां पर घाटा दिख रहा है अलग अलग देशों में, जो क्योंकि वो चाहे हम बात करें कि बीमारी के इलाज के लिए या संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देश की सरकारें खर्च कर रही हैं। अगर आप भारत में देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध करा रही है। तो इस तरह का सरकार जब खर्च करेगी तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो उस घाटे को पूरा करने के ऊपर कहीं ना कहीं दुनिया की जो सरकारें हैं वो अपने आप को न ले आए। अगर ऐसा होगा तो ये आर्थिक संकट और गहरा हो सकता है। तो ये जो आर्थिक घाटा अर्थव्यवस्थाओं में दिखेगा
जो वर्तमान में ज्यादा अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें खर्च कर रही हैं, उसके कारण उसको धीरे धीरे अगर दूर करने के प्रयास किए जाएंगे तो ये ज्यादा सफल होंगे, बजाय इसके कि अचानक घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जाए। भारत के अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सरकार ने पैकेज दिया है वो और अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत बड़ा नहीं है। उसके साथ साथ आप ध्यान रखें, हमारी अर्थव्यवस्था में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र, वो बड़े पैमाने पर है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को कोशिश करनी होगी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो एक तरह से वर्क फोर्स को प्रमुख रूप से उपलब्ध कराता है अलग अलग उद्योगों के पार्ट पर, वो कहीं ना कहीं आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो आर्थिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक पैकेज के माध्यम से मदद देनी पड़ेगी, तभी यह क्षेत्र पुनः एक तरह से अपने आप को खड़ा कर पाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था में भी जो गति है वो हो पाएगी। एक प्री का क्वेश्चन देख लीजिए, आईएमएफ से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सब एक प्री का क्वेश्चन आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंध में है। आईएमएफ के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सदस्य देशों को विकास कार्यों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराता है। देखिए, दो जो संगठन है, आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, तो ये काम आर्थिक मदद विकास कार्यों के लिए विश्व बैंक देता है और विदेशी मुद्रा में अगर कोई संकट आता है उस स्थिति में मदद करता है आईएमएफ। तो ये विकास कार्यों में आर्थिक मदद देने के लिए संगठन नहीं है। दूसरा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष जो भी दुनिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति रहती है उसके बारे में जानकारी देने के लिए या अपने अनुमान प्रस्तुत करने के लिए आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर बी है, केवल दो सत्य हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य भी कर चुके हैं। शशि थरूर का एक इंटरव्यू है और ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने इसलिए लिया है न्यूज में क्योंकि इन्होंने डब्ल्यूएचओ की जो स्थिति है उससे संबंधित कुछ प्रमुख यहाँ पर तथ्यों पर प्रकाश डाला है। अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई 7 अप्रैल, और इसीलिए 7 अप्रैल विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष संगठन के रूप में की गई जो स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ के साथ बड़ी समस्या यह है कि जो भी इसके पास आर्थिक संसाधन है जिसके आधार पर वो स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक स्तर पर पहल एक तरह से करता है, वो आर्थिक संसाधन डब्ल्यूएचओ को अपने सदस्य देशों से ही प्राप्त होते हैं। यानी अगर सदस्य देशों के द्वारा आर्थिक मदद रोक दी जाए तो डब्ल्यूएचओ का काम है वैश्विक स्तर पर प्रभावित हो सकता है। और ये स्थिति आप देख रहे हैं बन रही है वर्तमान में, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर योगदान करने वाला डब्ल्यूएचओ में है यूएसए, उसने डब्ल्यूएचओ पर यह आरोप लगाए कि उसने इस महामारी का समय से एक तरह से जानकारी नहीं दी और उस कारण से डब्ल्यूएचओ को जो फंड अमेरिका देता है वो उसने रोक दिया है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ के द्वारा कार्य करने का जो वर्तमान में एक आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। वर्तमान महामारी में डब्ल्यूएचओ की जो जरूरतें हैं वो ज्यादा हैं और संसाधन नहीं उपलब्ध होगा अगर अमेरिका का, तो उसके लिए कार्य कर पाना उतना आसान नहीं है। दूसरी स्थिति जो डब्ल्यूएचओ के लिए काफी यहाँ पर मुश्किल भरी होती है कि किसी भी देश में डब्ल्यूएचओ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। यानी डब्ल्यूएचओ की कोई भी रिपोर्ट है वो उस देश के वैज्ञानिक या स्वास्थ्य कर्मी जो हैं या स्वास्थ्य मंत्रालय के जो लोग हैं उनके माध्यम से प्राप्त होती है। डब्ल्यूएचओ इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है किसी भी देश में। तो इस कारण से जो भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर पूर्ण रूप से कहा जाए कि वो स्वतंत्र रिपोर्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसा चीन में कोरोना वायरस के लिए है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोई स्वतंत्र रूप से वहां पर टेस्टिंग नहीं की गई कि ये सबसे पहले कहां शुरू हुआ या प्रारंभिक पार्ट पर ये इसको छिपाया गया, इस तरह के प्रमाण डब्ल्यूएचओ के पास नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी है वो चीन सरकार के द्वारा ही डब्ल्यूएचओ को दी जाती है। तो ये दो बड़े कारण हैं जो एक तरह से डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली है उसको कहीं ना कहीं बाधित करते हैं। सदस्य देशों पर आर्थिक निर्भरता और दूसरी उसकी पूर्ण रूप से निर्भरता सदस्य देशों पर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े या जांच रिपोर्ट के लिए। ये डब्ल्यूएचओ के कार्य में एक तरह से प्रमुख बाधाएं हैं। इन बाधाओं को दूर करके वैश्विक स्तर की इस संस्था को एक तरह से और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है और कोरोना वायरस जैसी जो महामारियां हैं उनमें विकासशील और जो अविकसित देश हैं उनको एक तरह से सहायता आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है और इस तरह के फैलाव को समय से रोका जा सकता है अगर डब्ल्यूएचओ स्वतंत्र रूप से और आर्थिक रूप से एक तरह से आत्मनिर्भर होकर संगठन के रूप में कार्य करे।
इस पर एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह अपने आर्थिक संसाधनों के लिए सदस्य देशों पर निर्भर करता है। ठीक बात है। अब देखें यूएसए ने अपना जो आर्थिक मदद डब्ल्यूएचओ को दी जाती है उसको वापस लिया है, तो उसमें आर्थिक स्थिति डब्ल्यूएचओ की थोड़ी खराब हुई है और इसकी स्थापना 1948 में की गई। तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं सॉर्टिंग द सिचुएशन। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं सॉर्टिंग द स्विचेस। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं सॉर्टिंग द सिचुएशन। देखिए लॉकडाउन के कारण जितने भी एक तरह से शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या मैनेजमेंट के संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है, वो सभी वर्तमान में बंद अवस्था में है। तो जो पूरा हमारा शिक्षण तंत्र है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे में आ गया है और इस कारण से वर्तमान लॉकडाउन में जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा है या आप कह सकते हैं ई लर्निंग जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़े पैमाने पर एक विकल्प के रूप में उभर कर आया है। और यहाँ पर हम यही एनालिसिस कर रहे हैं कि भारत में इसकी संभावनाएं क्या है या किस तरह हम इसके पार्ट पर जा सकते हैं। बहुत जगह अभी भी इसका विरोध किया जाता है कि क्लासरूम एजुकेशन होती है, ये बेस्ट फॉर्म है एक तरह से एजुकेशन का। लेकिन वर्तमान जो स्थिति आई है उसने हमारे सामने एक विकल्प दिया है कि अगर क्लासरूम एजुकेशन उपलब्ध नहीं है तो अन्य संसाधन को विकसित करना आवश्यक है। और वर्तमान जो हमने तकनीकी विकास किया है उस अवस्था में इस तरह के कार्य जरूर किए जा सकते हैं। तो शिक्षा को किसी भी इस तरह के संकट से एक तरह से अप्रभावित रखने के लिए ई लर्निंग या ऑनलाइन जो एजुकेशन का पार्ट है उसको बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी पार्ट पर कि ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से योगदान कर सकती है, उसमें क्या कमियां हैं या किसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या इसमें क्या एक तरह से थ्रेट हो सकती हैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी एनालिसिस करने के लिए एक टर्म यहाँ पर यूज किया गया है सॉट। तो अगर हम SWOT की बात करें तो एस से यहाँ पर मतलब है स्ट्रेंथ, यानी इसकी मजबूती है। इसमें जो प्रमुख जो सबसे पिलर हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मजबूती देता है ऑनलाइन शिक्षा को वो क्या है। वीकनेस, इसमें कमजोरियां क्या हैं। अपॉर्चुनिटी यानी भविष्य के लिए संभावनाएं क्या इसमें दिखती हैं। और थ्रेट यानी इसमें क्या किस प्रकार की एक तरह से लास्ट पार्ट है थ्रेट, यानी क्या शंकाएं हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। अगर हम स्ट्रेंथ का पार्ट देखें तो पहले ये देखें कि जब पहली बार कोई बच्चा इस तरह से ऑनलाइन या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जा रहा है इस लॉकडाउन के समय में, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बात करें या जो विद्यार्थी हैं दोनों को ही कहीं ना कहीं समस्याएं आई हैं। तो ये तो यहाँ पर एक समस्या है, लेकिन इसका अगर हम स्ट्रेंथ का पार्ट देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें चाहे स्टूडेंट्स की बात करें या पेरेंट्स की बात करें या टीचर की बात करें, यहाँ पर पहली बार इन सभी को मौका मिला है कि वो एक तरह से जो शिक्षा का उद्देश्य और उसका जो उपयोग है वो एक तरह से जान सकते हैं और शिक्षा के संबंध में जो भी इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्लासरूम एजुकेशन में कभी कभी इसकी संभावना नहीं होती है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जब एक तरह से इस तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपनी जितनी भी आशंकाएं हैं उनको एक तरह से दूर करने में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये एक सबसे बड़े स्ट्रेंथ के पार्ट पर यहाँ पर देखा जाता है। तो ये इसके जो मजबूत पक्ष है वो पार्ट एक तरह से है कि कुछ नए पार्ट पर एक तरह से शिक्षा में करने के लिए हमारे पास संभावनाएं बनती हैं। दूसरा हम देखें वीकनेसेस, यानी जो इसमें कमजोरियां हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है इनोवेटिव थिंकिंग, यानी नवाचार के रूप में विचार करना। तो नई जो तकनीक है या नए जो विचार हैं उनको एक तरह से आगे लाना, इसमें एक तरह समस्याएं हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी आप ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक अच्छी स्पीड के इंटरनेट सर्विस जो उसकी आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ जो आपके लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर है इस तरह की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे इलाके भारत में हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति या अन्य तरह की समस्याएं या इंटरनेट का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी समस्या वहां पर है। भारत में इस तरह की शिक्षा के लिए जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। तो वो हमें एक तरह से देखना पड़ेगा। उसके अलावा अनट्रेंड टीचर, यानी बहुत से आप कह सकते हैं लगभग सभी टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। बड़े शहरों में या बड़े प्राइवेट या गवर्नमेंट के कुछ बड़े स्कूल हैं वहाँ पर आप कहें कि इस तरह के ऑनलाइन या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म संचालित हो रहे हैं, सफलतापूर्वक चल रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर नहीं है। तो इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं वो इसमें एक तरह से प्रशिक्षित नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसी के तरह अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर यह है कि जिसके पास संसाधन है यानी इंटरनेट सर्विस किसके पास है, उसके बाद लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो इस तरह की शिक्षा को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जो गरीब है जिसके पास ये साधन नहीं है वो एक तरह से इस शिक्षा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक समस्या यहाँ पर है।
इसी के साथ साथ जो समस्याएं और एक मानी जाती हैं कि जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो ये एक तरह से एग्जाम सेंट्रिक असेसमेंट कराता है, यानी जो परीक्षा है उसी से केंद्रित हमारी सारी पढ़ाई होती है और परीक्षा से अलग जो भी शिक्षा के बारे में हम बात कर सकते हैं या शिक्षा का अन्य पहलू हो सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं जा सकते, तो काफ़ी फोकस्ड स्टडी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अन्य जो पहलू हैं उनसे एक तरह से जो टीचर और साथ में जो स्टूडेंट का एक रिलेशन है उसको खत्म करता है। लैक ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, जो सीखने वाला है उसकी जो स्वतंत्रता है वो एक तरह भंग होती है, क्योंकि जो उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है वो उसको उसी माध्यम में एक तरह से देखता और समझता है, अन्य तरीके से उसकी जो स्वतंत्रता है उसको समझने की वो प्रभावित होती है। तो ये कुछ कमियां यहाँ पर एक तरह से मानी जाती हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में। नेक्स्ट पार्ट पर बनाते हैं अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसर इसमें क्या क्या है। अगर हम अवसर की बात करें तो ऐसा कोई भी आप नया सिस्टम जब लेकर आते हैं तो उसकी अपने एक तरह से मजबूतियां होती हैं, स्ट्रेंथ, और अपनी वीकनेस, कमजोरियां होती हैं। तो हमें जो उसकी मजबूतियां हैं उसको बढ़ाना है और जो कमियां हैं उसको एक तरह से मिनिमम करना है, यानी दूर करना है। तो मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेंथ और मिनिमाइजिंग वीकनेस, इसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो तीन जो सबसे बड़े हिस्से हैं जो हमको एक अवसर देते हैं कि भारत में ऑनलाइन या जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये सफल हो सकते हैं। पहला जो हिस्सा है जो हमें अवसर देता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए वो है हमारे विद्यार्थी जो जनरेशन जे से संबंधित हैं, यानी ऐसे विद्यार्थी जो एक तरह से 1997 से 2010 1997 से 2010 के बीच में पैदा हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट में जो डिजिटल एक तरह से मीडियम है या नए तरह के जो भी माध्यम है शिक्षा के या अन्य साधन है वो उनसे बहुत ज़्यादा एक तरह से परिचित हैं। वो चाहे अगर हम ऑनलाइन वीडियोस की बात करें या मल्टीमीडिया की बात करें या अन्य तरह के जो भी इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन सब से वो परिचित हैं। तो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग शिक्षा के लिए करना उतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरा, न्यूमरस वेब रिसोर्सेज। अगर हम वेब रिसोर्सेज की बात करें तो ये बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके से उपलब्ध हैं। तो ये भी एक तरह से हमें सहूलियत देते हैं कि हम इस तरह की शिक्षा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वेब रिसोर्सेज की बात करें तो यूट्यूब के जो चैनल है उनके माध्यम से वेबिनार कंडक्ट करके हम देखें वो एक प्रकार हो सकता है, या जूम जो एक तरह से कॉलिंग का पार्ट है, या एक तरह से काफ़ी लोगों को एक साथ इकट्ठे करके या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करना, जूम जो आपका कॉलिंग का एक सिस्टम है उसके द्वारा। तो ये एक तरीके से नए माध्यम है जिनके उपयोग करके हम ये जो नया शिक्षा का माध्यम है इसमें जो अवसर है उनका उपयोग कर सकते हैं। एक लास्ट हिस्सा हम देखते हैं थ्रेट्स, यानी क्या इसमें शंकाएं या प्रमुख एक तरह से जो इसमें खतरे दिखते हैं उनकी अगर हम बात करें। एक थ्रेट के पार्ट पर आप देखें तो जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन शिक्षा बढ़ती है, अगर हम देखें बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के पार्ट पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स ये बड़े पैमाने पर सक्रिय हो रहे हैं और विद्यार्थियों में पॉपुलर भी हैं। तो ई लर्निंग जो आपका अगर प्रमोट किया जाता है तो इससे होता ये है कि जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो पूरी तरह स्वतंत्र होने लगता है और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो नॉलेज स्वयं से प्राप्त करता है या कौशल स्किल स्वयं प्राप्त करता है। उसकी डिपेंडेंस जो टीचर पर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये एक थ्रेट है कि जहाँ पर टीचर की उपयोगिता धीरे धीरे घट सकती है। तो हमें इस थ्रेट को एक तरह से पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो विद्यार्थी हैं उनको एक तरह से शिक्षा से संपूर्ण करना है। तो प्रारंभिक पार्ट पर एक गाइडलाइंस के रूप में जरूर एक दिशा निर्देश देने के लिए टीचर हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही स्किल आती है या अपने आप को अपग्रेड कर लेता है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से वो अपने आप ही शिक्षा और जो कौशल है उसको प्राप्त कर सकता है। स्वैट एनालिसिस जो हमने करी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी जो मजबूतियां हैं, जो कमियां हैं, जो अवसर हैं और जो प्रमुख यहाँ पर खतरा है, इनके बारे में हमने जब पूरी एक तरह से यहाँ पर एनालिसिस किया है तो हमें ये एक तरह से दिख रहा है जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट एक्सेस है हाई स्पीड की कनेक्टिविटी के साथ में वो सभी के पास नहीं है, और जो डिजिटल डिवाइड है वो एक बड़े पैमाने पर दिखता है। तो इसको दूर करके वर्तमान जो ये शिक्षा का जो माध्यम है इसको अपग्रेड करके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन जो कोर्सेज का पार्ट है उन पर हम एक तरह से पहुंच सकते हैं और वर्तमान महामारी जैसी आपातकालीन स्थिति में भी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे संचालित किया जा सकता है। इससे संबंधित हमारा एक मेंस का क्वेश्चन आप देखिए, भारत में ऑनलाइन शिक्षा की संभावना पर चर्चा करते हुए इसके आपातकालीन स्थिति में महत्व को समझाइए। तो आप संभावना यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी एक तरह से आपका संभावनाओं की अगर हम बात करें तो जो बड़े शहर में जो आपके बड़े स्कूल या कॉलेज का पार्ट है वहाँ पर इसको सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और इसमें एक तरह से
टीचर और जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। जो लर्निंग के लिए एक तरह से जो स्टूडेंट है उसमें स्किल और ज़्यादा विकसित होती है। टीचर्स हैं वो जब ट्रेंड होकर आते हैं तो कहीं ना कहीं नई स्किल के साथ में वो विद्यार्थियों को नई तरह की स्किल दे पाते हैं। तो ये एक तरह से जो नए आपके जो संभावनाएं हैं वो शिक्षा को आगे बढ़ाने में काम करती हैं। भारत में अगर संभावना की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत डिजिटल इंडिया या इस तरह के जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं तो हमारे यहाँ भी डिजिटल डिवाइड धीरे धीरे कम हो रही है। तो स्मार्टफोन का चलन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एजुकेशन है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आपातकालीन स्थिति में महत्व आप देखें तो जब बाहर जाने के लिए एक तरह से प्रतिबंध है तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा के सत्र में पीछे नहीं जाएंगे और जो एग्जाम हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो शिक्षा हमारी अगर होती रहेगी ऑनलाइन माध्यम से तो एग्जाम अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे तो उसको टाइम पर कंडक्ट करा पाएंगे। तो ये कुछ कह सकते हैं आपातकालीन स्थिति में इसके महत्व हैं। आप इसको 250 शब्दों में लिखिए। ये सोशल इश्यूज में जीएस फर्स्ट पेपर के पार्ट पर आप इस आंसर को लिखें। पैरेलल पैंडेमिक, देखिए यहां पर जो आर्टिकल दिया गया है इससे संबंधित चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि भारत में ही, हम यहाँ पर ये चर्चा जो करने वाले हैं कि जब से ये पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है और लॉकडाउन विभिन्न देशों में चल रहा है, भारत की भी अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा का जो पार्ट है, डोमेस्टिक जो वायलेंस का पार्ट है, उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। और सिर्फ भारत ही नहीं है, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, हर एक देश में इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। और इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति के द्वारा हिंसा की जाती है और जो हिंसा से पीड़ित है, दोनों ही एक तरह से एक जगह पर बंद है। तो कहीं ना कहीं हिंसा से पीड़ित होने की संभावनाएं बढ़ जा रही हैं। भारत में भी आप देखें तो भारत में जो लॉकडाउन के कारण जो एक तरह से सरकार की तरफ से जो सहायता मिल सकती है, वो चाहे पुलिस सहायता हो सकती है जो हेल्पलाइन के माध्यम से, या जो भी एनजीओस काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो मदद मिल सकती है, वो एक तरह से अनुपलब्ध है। तो इस कारण से जो महिलाओं पर घरेलू हिंसा है उसके जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। और जो एक सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित हैं और उनके ऊपर अत्याचार काफी बढ़े हैं, क्योंकि जो उन पर घरेलू हिंसा कर रहे हैं उनको ये अच्छे से मालूम है कि वर्तमान स्थिति में जो पुलिस प्रशासन या अन्य तरह की सहायता है वो लोगों को आसानी से नहीं मिल सकती हैं। तो इस कारण से घरेलू हिंसा के बढ़ने के कारण रिपीट कर रहा हूं, इस कारण से घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं वो बड़े पैमाने पर भारत में भी बढ़ते हुए दिखे हैं। यहां अगर हम लॉकडाउन के पार्ट पर देखें तो पुलिस, हेल्थ केयर और जो प्रोवाइडर हैं मेंटल हेल्थ के लिए जो मदद कर सकते हैं, या काउंसलर्स हैं या सोशल वर्कर हैं, वो एक तरह से सभी यहाँ पर एक तरह से या तो वो कोरोना वायरस के जो महामारी का इलाज है उसमें संलग्न है या वो एक तरह से किसी भी तरह के कार्य में इन्वॉल्व नहीं है। तो इन सब ने एक तरह से घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं उनको बढ़ाने का काम किया है। अगर इसको रोकने की अगर हम बात करें या इसके लिए कुछ उपाय करने की, तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हेल्पलाइन नंबर्स चल रहे हैं उन हेल्पलाइन नंबर को एटलीस्ट संचालित करना चाहिए। और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन जरूर कोरोना वायरस में लॉकडाउन को एक तरह से देख रहा है, लेकिन कुछ घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं उनके पार्ट के लिए कुछ पुलिस फोर्स का हिस्सा यहाँ पर भी रखना चाहिए। कुछ एनजीओस या जो काउंसलिंग सेंटर हैं जो इसमें कार्य करते हैं उनको भी एक तरह से कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको एक तरह से अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो महिलाओं को घरेलू हिंसा के कारण मानसिक, शारीरिक इस तरह की क्षति हो सकती है जो भविष्य में उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये जो वर्तमान महामारी है उसका ये कह सकते हैं दूसरा पक्ष यहाँ पर दिख रहा है कि हम एक समस्या को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घरों में एक दूसरी समस्या जो पहले से विद्यमान है वो बढ़ती जा रही है। तो भारत में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो 2005 का कानून है उसमें काफी कड़े प्रतिबंध हैं और जो इससे पीड़ित है वो आसानी से मदद ले सकता है, लेकिन साधन उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में वो एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देकर जो इस तरह की आवश्यक सेवाएं हैं उनको कुछ मात्रा में आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि घरेलू हिंसा को हम नियंत्रित रख सकें। ये हमारा 20 अप्रैल 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों पर हम इसी तरह आपको द हिंदू अखबार के विश्लेषण प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।